हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में, और हम लोग देखेंगे आज नेक्स्ट चैप्टर। जिस चैप्टर का नाम है बल, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। हम लोग वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ए बल एवं दाब, बी कार्य एवं ऊर्जा, सी आवेग एवं समवेग, डी भार एवं बल। तो कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो किसका समान विमीय सूत्र नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी बल एवं दाब का जो है ना, देखिए कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं समवेग तथा भार एवं बल का समान विमीय सूत्र वाले होते हैं, जबकि बल एवं दाब के समान विमीय सूत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बल की विमा होता है, बल की विमा mlt-2 तथा दाब की विमा होता है ml-1t-2, यानी दोनों का अलग अलग विमा होता है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है। ऑप्शन ए उनकी दिशा अलग होती है, बी उनकी परिणामी शून्य होगा, सी उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दो वेक्टर जिनका मान अलग है वो कैसे हो सकते हैं? तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। देखिए दो वेक्टर जिनका मान असमान है, ठीक है, अलग है, अलग का मतलब क्या होता है? असमान है, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, दो समान वेक्टर की परिणामी यदि विपरीत दिशा में है तो शून्य होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है। ऑप्शन ए बल, बी चाल, सी ऊर्जा, डी तापमान। तो निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? तो वो कौन है? वो है बल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं वे सदिश राशियां कहलाती हैं, यानी वेक्टर, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको सदिश को वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा कि वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अदर में देखा जाए तो जैसे में अगर देखा जाए वेक्टर में कौन कौन आता है, मतलब सदिश में कौन कौन आता है, तो वो आता है वेग, बल, त्वरण आदि। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सदिश राशि है। ऑप्शन ए में दाब, बी कोणीय समवेग, सी धारा, डी शक्ति। तो इस चारों में बताना है कि सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन है? तो कोणीय समवेग, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है यानी वेक्टर नहीं है। ऑप्शन ए समवेग, बी वेग, सी कोणीय वेग, डी द्रव्यमान। तो इसमें बताना है कि कौन सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि कौन नहीं है? इसमें सदिश राशि नहीं है द्रव्यमान। कौन नहीं है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कौन है? अदिश राशि है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए शून्य, बी इकाई, सी ऋणात्मक, डी धनात्मक। तो याद रखिएगा कि सदिश राशि जो होता है वो कभी नहीं हो सकता है, किस में? तो ऋणात्मक में नहीं हो सकता है, यानी माइनस में नहीं हो सकता है। कोई भी सदिश राशि कभी भी ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अदिश राशि कौन है। ऑप्शन ए ऊर्जा, बी बल आघूर्ण, सी समवेग, डी उपरोक्त में से सभी। तो अदिश राशि इसमें कौन है? तो अदिश राशि इसमें है ऊर्जा। कौन है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं, देखिए बल, आघूर्ण, समवेग ये सब सदिश राशि है। देख रहे हैं ना, सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा इसमें क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, इसका ऊर्जा का केवल परिमाण होता है, दिशा तो होता नहीं है, इसलिए ऊर्जा क्या है? कहा जाता है कि जिसका दिशा और परिणाम दोनों निश्चित हो उसको हम लोग समवेग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं।
जिसका ये दोनों अनिश्चित हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अदिश राशि। तो ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का सिर्फ परिमाण होता है, ठीक है, लेकिन इसका परिमाण होता है, लेकिन इसका दिशा नहीं होता है, इसलिए ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इकाई, बी द्रव्यमान, सी दिशा, डी उपरोक्त सभी और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अदिश राशि एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है और जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, उसमें दिशा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, दिशा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है जी, दिशा नहीं, उसके साथ क्या होना चाहिए, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि का दिशा निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण से, बी पृष्ठ तनाव से, सी पृथ्वी का अपवर्तन से, डी सूर्य के प्रभाव से। तो पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, तो वो पकड़े रहती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कार के स्टीयरिंग में शामिल है। अब एक एकल बल, बी में कहता है दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, सी में कहता है दो बल जो अलग अलग रेखाओं लाइनों पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, डी में कहता है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। तो कार के जो स्टीयरिंग होता है वो क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी बलों के एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 N है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। ऑप्शन ए 600 N यानी न्यूटन, बी में कहता है 3600, सी में कहता है 0 और डी में कहता है 100। तो देखिए एक लड़के का भार अगर पृथ्वी पर कितना है, तो पृथ्वी पर कह रहा है कि 600 है, तो कह रहा है कि चांद पर कितना होगा, चंद्रमा पर कितना होगा। तो याद रखिए क्या होता है 1/6 होता है, क्या होता है जी 1/6 होता है, यही ना चंद्रमा पर। देखिए 6 से काटिएगा कितना हो गया जी, 6 को 6 से काटिएगा तो कितना हो गया 100 हो गया, यानी क्या हो गया 100 N, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर पृथ्वी पर आपका 600 है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 1/6 होता है, चंद्रमा पे क्या होता है 1/6 होता है। अब देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। ऑप्शन ए वायु में, बी जल में, सी हाइड्रोजन में, डी निर्वात में। तो कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है किस में, तो निर्वात में हो जाती है। किस में होती है, निर्वात में हो जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि न्यूटन पर केजी मात्रक है किसका। ऑप्शन ए त्वरण का, बी बल का, सी क्षमता का, डी ऊर्जा का। तो न्यूटन पर केजी मात्रक है किसका है जी, तो न्यूटन पर केजी जो मात्रक है वो है त्वरण का। क्या होता है, त्वरण का, ठीक है। यानी ये ए बराबर क्या होता है, देखिए ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर एफ बट्टा में एम। क्या होगा, एफ बट्टा में एम, यानी एफ को यानी बल को क्या करते हैं आप लोग न्यूटन में करते हैं, एम द्रव्यमान को किस में करते हैं, केजी में। तो क्या हो गया न्यूटन पर केजी, क्या हो गया न्यूटन पर केजी, इसलिए न्यूटन पर केजी मात्रक है किसका, तो त्वरण का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए कहता है घटेगा, बी कहता है बढ़ेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% घटा दिया जाए, यानी पृथ्वी की त्रिज्या को घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जी क्या हो जाएगा बढ़ेगा। ये विपरीत होता है, जब ये घटेगा तो बढ़ जाएगा और जब ये बढ़ेगा तो घट जाएगा, जी का मान क्या होगा घट जाएगा।
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जी पर प्रभाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, नहीं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अंतरिक्ष, अब कहिए क्या जी, देखिए बीच में जो भी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन कौन सा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो हम लोग न्यूमेरिकल का क्या करेंगे, एक वीडियो लेकर आएंगे, उसके माध्यम से न्यूमेरिकल को क्लियर करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए कहता है कि 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची उछलांग लगा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, बी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्पत है यानी कम है, डी चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है, इसलिए क्या होगा कि जो भी यहाँ से जाते हैं, ठीक है, वो अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं वो क्या उछलने लगते हैं, कहते हैं ऊंची छलांग ज़्यादा लगा लेते हैं, कहाँ पे, चंद्रमा पे, देखते हैं उड़ते हुए रहते हैं, थोड़ा सा पृथ्वी से मैंने उसके तह से क्या होते हैं, चंद्रमा के तह से थोड़ा सा उठे हुए रहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि चंद्रमा की सतह पर ऑप्शन ए द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, बी द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, सी केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, डी द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है, क्या होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, क्या होता है, केवल भार कम हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि 2 kg तथा 4 kg के दो पिंड क्रमशः ए और बी है, क्या है, ए और बी है, 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। ऑप्शन ए धरातल पर बी से पहले पहुंचेगा ए, बी धरातल पर ए से पहले पहुंचेगा बी, सी ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहता है कि एक 2 kg और 4 kg है और दोनों को ए और बी से 100 मीटर की ऊंचाई पर पिंड पर एक साथ गिराया जाता है, तो कैसे पहुंचेगा जी पृथ्वी पर, वो पहुंचेगा ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचते हैं, क्या करते हैं, एक भार पर वहां पे महत्व नहीं रखता है, नहीं। देखिए क्या कहता है कि निर्वात में गिराए, क्या कहता है, निर्वात में गिराए गए पिंडों का वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि पिंड मुक्त वेग से गिरता है, ठीक है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण के कारण मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक नियत त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यही कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही ए और बी दोनों वस्तु पृथ्वी पर समान समय में पहुंचेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, ठीक है, क्या कारण है जी। ऑप्शन ए कहता है कि जड़त्व आघूर्ण, बी में कहता है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी में कहता है विश्राम जड़त्व और डी में कहता है गति का स्थिर तीसरा नियम। तो याद रखिएगा अश्व यदि एकाएक यानी घोड़ा एकाएक चल दे तो घोड़ा पे जो सवारी वाला होता है, जो मतलब व्यक्ति बैठा हुआ था, वो क्या होता है, उसकी गिरने का आशंका कारण हो जाता है। क्यों, इसमें कौन सी बल लग जाती है, तो यानी विश्राम का जड़त्व, क्या हुआ, विश्राम का जड़त्व, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन ए गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, बी गेंद की गति की दिशा में होगा, सी जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, डी उच्चतम वृद्धि पर शून्य हो जाता है। तो याद रखिए यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या करता है, गुरुत्वीय त्वरण करता है कि गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, क्या होगा, उसका जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वीय केंद्र जो है, ठीक है, उसके द्वारा जो बल लगता है वो क्या होता है, उसके गति के विपरीत दिशा में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का
आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह ऑप्शन ए बाहर की ओर झुकता है, बी आगे की ओर झुकता है, सी भीतर की ओर झुकता है, डी बिल्कुल नहीं झुकता है। तो कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो क्या होता है जी, वह भीतर की ओर झुकता है। किसके? भीतर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जब साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। कारण है ऑप्शन ए कार साइकिल से भारी होती है, बी कार के 4 पहिए होते हैं साइकिल के 2, ऑप्शन सी साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, डी दोनों की चाल में अंतर होता है। यानी ऐसा क्यों होता है कि साइकिल पे सवार व्यक्ति अंदर की ओर झुका हुआ महसूस करता है और कार में बैठा व्यक्ति वो क्या होता है, वो ऐसा लगता है कि वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए होता है कि साइकिल सवार, देखिए साइकिल सवार का कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, केंद्रीय बल को महसूस करते हैं। इसी कारण क्या होता है, वह झुके हुए महसूस अपने आप को करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा बल लगता है जी, तो अभिकेंद्रीय बल लगता है। क्या लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। मतलब क्या हुआ कि केंद्र के तरफ जैसे हम लोग झुकते हैं मुड़ते हैं तो झुक जाते हैं, हम लोग केंद्र के तरफ हम लोग का बल आकर्षित हो जाता है। यानी क्या हुआ, अभिकेंद्रीय बल के कारण दोनों के दोनों क्या होते हैं कि केंद्रीय बल उसके महसूस मतलब करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए अपकेंद्रण, बी अपोहन, सी विलोम परासरण, डी विसरण। तो याद रखिएगा कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर करता है जी, अपोहन के सिद्धांत पर काम करता है, डायलिसिस। यानी बी अपोहन, सॉरी वॉशिंग मशीन है नहीं, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर करता है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। क्या करता है, अपकेंद्रण। यानी याद रखिए एक वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। वही अभिकेंद्रीय बल पर क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर जब बल लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपकेंद्रण कहते हैं। देखिए वॉशिंग मशीन क्या करता है, वह एक बिंदु पे बल लगाता है नहीं अंदर की ओर, और कपड़ा क्या होता है बाहर की ओर ढकेलता है, यानी क्या होता है अपकेंद्रण होता है। क्या होता है, अपकेंद्रण, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का डैश है। यानी शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु नहीं, ऑप्शन ए समान गति होती है, बी समान वेग होता है, सी समान त्वरण होता है, डी समान बल होता है। तो क्या होता है जी, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का क्या होता है, समान त्वरण होता है। क्या होता है, समान त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बी बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है, सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, और डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। तो क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे की ओर करता है, क्यों करता है जी, तो हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। यानी जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, यही बात बतानी है। ऑप्शन ए केजी मीटर, ठीक है, केजी इंटू मीटर, बी में कहता है केजी पर मीटर, सी में कहता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर, डी में कहता है केजी
बाई मीटर स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, क्या होता है, तो जड़त्व का SI मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कहता है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है, यानी पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान में क्या होता है। ऑप्शन ए, भार का तो हम लोग जानते हैं कि 1/6 हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान में क्या होता है, क्या परिवर्तित होता है द्रव्यमान में जी, तो देखिएगा ऑप्शन ए 1/4, बी 1/81, सी 1/100 और डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है, 1/81 होता है। कौन होता है, 1/81 होता है, 1/81 भाग होता है, ठीक है। और जबकि भार क्या होता है, भार तो 6 गुना, यानी उस पर जो अगर रहेगा चंद्रमा में भार, उसकी अपेक्षा पृथ्वी पर क्या होगा, 6 गुना बढ़ जाएगा और उस पर 6 गुना कम हो जाता है, नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, ठीक है, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। ऑप्शन ए अधिकतम, बी नवीनतम, सी शून्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है। अब हम देखते हैं, देखिए सतहों का वेग नग्न होता है, ठीक है ना, लेकिन पाइपलाइन पे क्या होगा, उसका अधिकतम होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि एक घूमते हुए शाफ्ट से धागे से बंधी हुई एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। शाफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के कोणीय वेग के साथ धागा शाफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देता है। ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए बढ़ते हुए, सी घटते हुए, सी स्थिर, डी शून्य और ई कोई नहीं। तो याद रखिएगा ऐसे क्यों होता है, क्योंकि वो घटते हुए क्या होता है, वो जो भार जो गति जो होता है उसका एक समान जो गति होता है, अचानक रुक देते हैं तो क्या होता है, वो एकदम लगता है कम होने। तो क्या हो गया, घटते हुए, क्या होता है, घटते हुए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड से घूर्णन किससे मापी जाती है, यानी किस में मापी जाती है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी स्ट्रेबोस्कोप। तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। किससे, स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। तो कहता है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु का वेग मापा जाता है, ठीक है। और हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापी जाती है, हाइग्रोमीटर में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन ए चली हुई गोली, बी बहता हुआ पानी, सी चलता हथौड़ा, डी घिंचा हुआ धनुष। तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है जी, तो इसमें गतिज ऊर्जा जिसमें नहीं है वो है खिंचा हुआ धनुष। में कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, इसलिए इसमें क्या हुआ, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, कहता है कि एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है, एक सिरे पर खड़ा है, जल प्रतिरोध की अपेक्षा कर दे, वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाती है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा। आप देखते भी होंगे कि जब आप पानी में नाव जब नजदीक आता है, जब उतरते हैं तो क्या हुआ, आप बाहर आ जाते हैं, आप फिर नाव क्या होता है, अंदर की ओर लगता है चलने, यानी विपरीत काम करता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर के इसमें देखते हैं कैसा क्यों होता है। ऑप्शन ए केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव के द्रव्यमान समान होंगे, बी केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव अंत में स्थिर हो, सी कहता है
कि केवल तब जब व्यक्ति नाव पर त्वरण के बगैर गतिमान होता है, और डी सभी स्थितियों में। तो क्या होता है जी, इसमें सभी स्थिति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में देखा जाए तो कहता है कि ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि का किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए CGS, बी में कहता है MKS प्रणाली, सी में कहता है FPS प्रणाली, और डी में कहता है SI प्रणाली। इसको क्या कहते हैं जी? इसको हम लोग कहते हैं SI प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखिएगा, SI प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है। ठीक है, जिसमें लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर, प्रकाश घनत्व तथा ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। ये किसमें प्रणाली में आता है? SI प्रणाली में आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए दुगुनी हो जाती है, बी चौगुनी बढ़ जाती है, सी समान रहती है, डी 3 गुनी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी क्या होता है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। क्या होता है? चौगुनी बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दुगुना भारी है। 298 के पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन ए में कहता है हाइड्रोजन अणु से दुगुना, बी हाइड्रोजन अणु की जितनी ही, सी हाइड्रोजन अणु से 4 गुना, डी हाइड्रोजन अणु से आधी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन अणु की जितनी ही। तो याद रखिएगा कि किसी गैस के अणुओं के लिए औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। ठीक है, अतः क्या होगा कि बी नंबर सही है। क्या होता है इसका जो होता है औसत जो गैस के जो परम ताप के समानुपाती होते हैं गतिज ऊर्जा, और दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन अणु की जितनी ही होगी, न बढ़ेगी न घटेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि यदि किसी कण का रैखिक समवेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी? ऑप्शन ए दुगुनी, बी चौगुनी, सी आधी, डी वही रहेगी, ई इनमें से कोई नहीं। तो यदि किसी कण का रैखिक समवेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? इसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। तो जब रैखिक समवेग को दुगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा उससे 4 गुना हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑप्शन ए आधी, बी दुगुनी, सी चौगुनी, डी चौथाई। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी चौथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा, गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। क्या करा है कि यदि बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ऑप्शन ए दुगुना, बी 4 गुना, सी आधा, डी 1/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? तो इसका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। जब बीच की दूरी बढ़ेगी दुगुनी तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा
वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि किसी वस्तु का समवेग, ऑप्शन ए केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर, डी केवल वेग पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु का समवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। क्या करता है, दोनों पर। क्यों, F बराबर क्या होता है, ए बराबर P बराबर एम भी। क्या होता है, P बराबर एम भी। तो देखिए ना, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर कर रहा है ना जी, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है, यानी पहली ही झलक में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है। ऑप्शन ए सिलेंडर के आकार द्वारा, बी शक्ति आवेग द्वारा, सी प्रचालन चाल द्वारा, डी स्पार्क प्लग द्वारा। तो किससे पहचानते हैं जी, तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इंजन को देखेंगे बता देंगे कि पेट्रोल इंजन है कि डीजल इंजन है, कैसे देख करके, स्पार्क प्लग द्वारा। क्या चीज, स्पार्क प्लग द्वारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है जी, ऑप्शन ए विद्युत मोटर द्वारा, बी विद्युत इस्त्री द्वारा, सी सीसा संचालन द्वारा, डी विद्युत जनित्र द्वारा। तो क्या होता है जी, इसका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कौन करता है, विद्युत जनित्र द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 करता है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, शुष्क सेल में, ऑप्शन ए यांत्रिक, बी वैद्युत, सी रासायनिक, डी उष्मीय। तो क्या होता है जी, तो रासायनिक होता है। क्या होता है, रासायनिक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, बी वैद्युत ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी नाभिकीय ऊर्जा। तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यानी याद रखिएगा, मानव शरीर द्वारा कार्य करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो इसका क्या, ऑप्शन ए में कहता है कि त्वरण दुगुना हो जाएगा, बी में कहता है संवेग दुगुना हो जाएगा, सी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, डी स्थितिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो इसका क्या होता है, इसका संवेग दुगुना हो जाता है। कौन होता है, जब गतिज ऊर्जा, देखिए जब वस्तु का वेग दुगुना कीजिएगा तो इसका क्या होगा, इसका समवेग जो होगा, वेग का समवेग दुगुना हो जाएगा। वेग दुगुना तो समवेग भी दुगुना हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है। क्या है, गतिज ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का वेग होगा। ऑप्शन ए कम होगा, बी ज्यादा होगा, सी कम द्रव्यमान वाले के समान होगा, डी की अधिक गति होगी। इसमें क्या होगा, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमानों का वेग क्या होगा, अधिक होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है, किसमें, न्यूटन में बताना है। 1 न्यूटन, बी 10 न्यूटन, सी 9.8 न्यूटन, डी 9 न्यूटन। तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में क्या होता है, 9.8 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है 1 जूल बराबर है किसके, तो 10 के पावर 3 अर्ग के, बी में कहता है 10 के पावर 5 अर्ग के,
सी 10 के पावर 7 अर्ग, डी 10 के पावर 11 अर्ग। तो 1 जूल बराबर होता है, वो होता है 10 के पावर 7 अर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिए कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसका क्या होता है, जूल होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, जबकि 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 अर्ग होता है, अब -7 जूल होता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा, डी विखंडन ऊर्जा। तो याद रखिएगा जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है, क्या पाई जाती है जी, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। क्या जी, स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए बल, बी टॉर्क, सी कार्य, डी कोणीय समवेग। तो याद रखिएगा जल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, क्या होता है जी, तो टॉर्क होता है। क्या होता है, टॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग बलाघूर्ण कहते हैं। नहीं देखिए जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण का गुणनफल को क्या कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है, बलाघूर्ण को टॉर्क कहा जाता है। क्या कहता है, टॉर्क, ठीक है, TORQUE, टॉर्क कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है कि एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है। ऑप्शन ए राउंड, बी फिलेट, सी कोना, डी अर्धवृत्त। ठीक है, तो बताना है कि एक गोल आंतरिक कोना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फिलेट कहा जाता है। क्या कहता है, फिलेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक गोल आंतरिक कोना को फिलेट कहा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि रेल की पटरियों के बीच नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं जी। ऑप्शन ए शॉक एब्सॉर्ब के रूप में कार्य करने के लिए, बी फीस प्लेट्स को ठीक तरह से बैठाने के लिए, सी पटरियों को समानांतर रखने के लिए, डी गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। तो क्यों रखते हैं जी, तो ये रखते हैं गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए रखा जाता है, स्लीपर्स को, ठीक है, लगाए जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि रेल पथ में फीस प्लेट का काम है। ऑप्शन ए दोनों पटरियों को जोड़े रखना, बी रेलगाड़ियों के दो डिब्बों को जोड़ना, सी डिब्बे के पहियों को सही ढंग से निर्देशित करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेल पथ में याद रखिएगा रेल पथ में फीस प्लेट का काम है, क्या काम है जी, तो ये काम है दो पटरियों को जोड़ के रखना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि इंजन से पावर वेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्ति है। ऑप्शन ए क्लच, बी गियर बॉक्स, सी विभेदक, डी फ्लाई व्हील। तो याद रखिएगा कि इंजन से पावर वेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्ति है, क्या है, वो है क्लच है। क्या है, क्लच है। हम लोग क्या करते हैं जी, इंजन के पावर वेगों को शिथिल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्लच का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है, क्योंकि ऑप्शन ए में कहता है उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है, ठीक है, बी में कहता है कि रॉकेट में सिर्फ द्रव इंजन प्रयोग होता है जबकि जेट इंजन में ठोस इंजन भी, सी में कहता है कि रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है, डी में कहता है कि रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट नहीं। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए में कहता है सी डी, बी में कहता है बी सी डी, और सी में कहता है ए बी, और डी में कहता है ए सी डी।
तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सी और डी दोनों सही है। क्यों? क्योंकि कहता है कि रॉकेट, देखिए क्या होगा, रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। और डी कहता है कि रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जबकि जेट नहीं ले जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। किस कहता है निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑप्शन ए बिजली, ठीक है, ऑप्शन ए कहता है कि बिजली, बी में कहता है हवा, सी में कहता है गति और डी में कहता है उष्मा, ठीक है। तो किस में करते हैं जी? तो नॉटिकल मील का प्रयोग हम लोग समुद्री गति को मापने के लिए किया जाता है, जलयानों की गति को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 के बाद 87। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र पर, बी स्वतंत्र गिरने के दौरान, सी अंतर्ग्राहिक अंतरिक्ष में, डी किसी घर्षणहीन सतह पर। कहाँ नहीं होगा जी? तो घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? 88 नंबर कहता है कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, तब ऑप्शन ए कह रहा है कि इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, बी इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, सी में कहता है कि दोनों भार एवं द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएंगे, डी में कहता है दोनों द्रव्यमान एवं भार वही रहेंगे। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, तब क्या होता है? तब इसका भार परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा? भार में परिवर्तन हो जाएगा, है ना, 1/6 हो जाता है, किंतु द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। बादलों की दिशा क्या कर रहा है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, बी रेन गेज, सी नेफोस्कोप, डी हाइग्रोमीटर। तो याद रखिएगा बादलों के दिशा एवं गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? नेफोस्कोप का। किसका? नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, बी भूतल से ऊंचाई, सी विद्युत धारा की सामर्थ्य, डी सुनाई देने में अंतर। तो किसको नापते हैं जी? तो अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर से जो मापा जाता है वो है भूतल से ऊंचाई। क्या होता है? भूतल से ऊंचाई को मापते हैं, यानी अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में धार की विद्युत धारा की साधन को वोल्ट एवं सुनाई देने वाले अंतर को क्या चीज कहते हैं? डेसिबल में मापते हैं। लेकिन भूतल से अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? भूतल से ऊंचाई मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होगी। ऑप्शन ए त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। तो याद रखिएगा इसका भार कम हो जाता है कब? त्वरण के साथ जब नीचे की ओर आती है तो हम लोग भारहीन के टाइप के महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 कहता है मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? ऑप्शन ए त्वरण के साथ ऊपर जाते समय, त्वरण के साथ नीचे जाते समय, सी वेग के साथ ऊपर जाते समय, डी इनमें से कोई नहीं। तो कब महसूस करता है जी? ए करता है त्वरण के साथ ऊपर जाते समय महसूस करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को उसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए चंद्रमा पर उतरते समय चंद्रमा का गुरुत्व, बी उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व, सी उड़ान शुरू करते समय चंद्रमा का गुरुत्व, डी वायुमंडल में पुनः प्रवेश के समय पृथ्वी का गुरुत्व।
कब होता है जी? तो ये होता है कि ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का प्लान वेग क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। इसी को प्रदान करने के लिए क्या कहता है, उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व, यानी क्या कहता है, पृथ्वी के चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यात्री के रॉकेट के किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ से खींचता है। आपकी स्पीड कितना है 11.2 प्रति सेकंड से ऊपर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए 95 में क्या कहता है, शरीर का वजन ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होगी, बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी विषुवतीय रेखा पर अधिकतम होता है, डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होगा। तो क्या होगा जी, शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होगा। क्या होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण क्या है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षमता के कारण, बी अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण, सी पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी, डी हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण। तो इसका क्या होगा? इसका होगा गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षमता के कारण, यानी वहां पे वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल की बहुत अल्प मात्रा है, न के बराबर है, इसलिए क्या होता है वहां पे वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। कहां पे? चंद्रमा पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है, ठीक है, गोली चलाता है, गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है, वैसी दिशा में गोली ऑप्शन ए बंदर के सिर में छेद कर देगी, बी बंदर के सिर के ऊपर से चली जाएगी, सी बंदर के सिर के नीचे चली जाएगी, डी बंदर के लिए सिर को छेद भी हो सकती है और नहीं भी। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा कि बंदर के सिर में छेद कर देगी। क्या होगा कि गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी, क्योंकि छूटने के पश्चात गोली एक बंदर दोनों पर समान ऊर्ध्वाधर त्वरण जी कार्य करता है, ठीक है, यही कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक ट्रक तथा एक कार समान ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो ऑप्शन ए कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, बी कार ठहरने के पूर्व बी ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, सी दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, डी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि मुक्तावस्था, क्या कहता है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ऑप्शन ए पिंड की मात्रा, बी गिरने का समय, सी गिरने के समय का वेग, डी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग। क्या होता है जी, मुक्तावस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके कारण? गिरने के समय का वर्ग। क्या होता है? गिरने के समय का वर्ग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। देखिए 104 कहता है कि भौतिक तुला कार्य करता है, किस पे करता है जी? ऑप्शन ए समवेग के सिद्धांत पर, बी ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर, सी समवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, डी समानांतर बल के नियम पर। तो किस पे करते हैं जी? तो फिजिकल बैलेंस जो बनता है वो बनता है किस पर? समानांतर बल के नियम पर। किस बनता है? समानांतर बल के नियम पर, यानी ऑप्शन नंबर ए डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि जूल निम्नलिखित की इकाई है, किसकी इकाई है? ऑप्शन ए ऊर्जा, बी बल, सी दबाव, डी तापमान। तो जूल निम्नलिखित में किसका इकाई है? तो इकाई है ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106
106 में कहता है अश्व शक्ति किसका एकक है? किसका है? ऑप्शन ए जूल, बी काम, सी शक्ति, डी बल। तो किसका है जी? तो ए है शक्ति का। किसका है? शक्ति का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में कहता है कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। कौन मापे थे प्रकाश की चाल को? ऑप्शन ए रोमर, बी न्यूटन, सी गैलीलियो, डी हाइमेंस। तो कौन मापे थे? इसको मापे थे रोमर, यानी प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा? रोमर ने मापा था 17वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? विद्युत मोटर नहीं, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा में, सी स्थितिज ऊर्जा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहता है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित करती है? तो वो करती है, विद्युत ऊर्जा करती है यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें करती है? यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 में कहता है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का क्या है? लेंस की शक्ति को हम लोग किसमें मापे जाते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर में कहता है वाट, बी में कहता है डायोप्टर, सी में ऑप्टर, डी में मीटर। तो लेंस की शक्ति को हमको एसआई मात्रा क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया 101। कहता है 101 में कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा? ऑप्शन ए अवधि बढ़ती है एवं घड़ी पीछे हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी अवधि बढ़ती है, घड़ी आगे हो जाती है। ऑप्शन सी अवधि घटती है, घड़ी पीछे हो जाती है। ऑप्शन डी अवधि घटती है, घड़ी आगे हो जाती है। ई अवधि वही रहती है, घड़ी सही समय पर समय देती है। तो किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है? वो होता है अवधि बढ़ती है लेकिन घड़ी पीछे रह जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि एक पेंडुलम की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो उसके गोलक यानी बॉम्ब के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। क्या होगा जी? ऑप्शन ए √2 गुनी, बी आधी, सी एक समान रहेगी, डी दुगुनी। तो क्या हो जाती है? √2 गुनी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा यदि ऑप्शन ए इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए, ऑप्शन बी लोलक का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, सी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, डी लंबाई तथा लोलक का द्रव्यमान दोनों दुगुने कर दिए जाए, ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा जी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समावधि है। क्या है? ऑप्शन ए आधी, बी समान, सी दुगुनी, डी तिगुनी। क्या होता है? जब लोलक घड़ी की लंबाई दुगुनी की जाती है तब उसकी समावधि आवर्तकाल क्या होता है? उसका हो जाता है दुगुनी हो जाता है। क्या होता है? दुगुनी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 कहता है 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 1 सेकेंड, बी 4 सेकेंड, सी 3 सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा जी? तो 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल टी कितना समय होता है? तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्या होता है? 2 सेकेंड होता है। क्या होता है? 1 सेकेंड का क्या होगा? दुगुना, यानी 2 सेकेंड होता है। 2 सेकेंड इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक घड़ी खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? ऑप्शन ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी दोलन रुक जाएंगे। तो क्या होगा जी? अगर एकाएक कोई झूले पे खड़ा हो जाए तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21
127। देखिए 127 में क्या कहता है कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय निम्न होगा। एक कमतर यानी कम हो जाएगा, बी अधिक, सी लड़की की लंबाई पर निर्भर करेगा, डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कम हो जाएगा, कमतर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी दबाव ऊर्जा। तो क्या होगा? घड़ी में चाबी देने पे कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो वो होती है कौन सी? ऑप्शन नंबर सी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी में जो चाबी देते हो कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। सरल आवर्त गति में ऑप्शन ए आयाम, बी प्रत्यायनन, सी आवर्तकाल, डी गतिज ऊर्जा। क्या नहीं स्थिर रहता है जी? स्थिर रहता है आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में कहता है कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है। उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो ऑप्शन ए टुकड़ा बढ़ते हुए वेग के साथ घूमना प्रारंभ कर देता है, बी पहले इसका वेग बढ़ता है लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर इसका वेग घटकर शून्य हो जाता है, सी टुकड़े की गति उसकी मात्रा पर निर्भर करेगी, डी टुकड़ा केंद्र के अवगमन की गति करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टुकड़ा क्या होगा? टुकड़ा केंद्र से अवगमन की गति करेगा। देखिए याद रखिएगा कि कल्पना करके पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र दिखाई देता है तो उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो क्या होगा? टुकड़ा केंद्र से अवगमन की गति करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 कहता है जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन ए रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर, बी माध्य स्थिति पर, सी माध्य स्थिति से आधी दूरी पर, डी छोर पर। क्या होता है जी? इसका आंसर हो जाएगा माध्य स्थिति पर, यानी जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति पर रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम क्या होती है? माध्य स्थिति पर होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। देखिए 135 कहता है कि किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो ऑप्शन ए सीधे पृथ्वी पर गिरेगा, बी सर्पिल गति से पहुंचेगा, सी अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, डी पृथ्वी से दूर होगा। तो क्या होगा जी? वह अंतरिक्ष में घूमता हुआ प्रतीत होगा, घूमता हुआ रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसा नहीं कि टूटकर सीधे पृथ्वी पर गिरेगा, नहीं, वो क्या होगा? अंतरिक्ष में घूमता मिलेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हम लोग का 136। देखो क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, बी द्रव्यमान, सी समवेग, डी आवेगी बल। तो क्या होता है जी? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु क्या होता है? पृथ्वी के तरफ खींची हुई चली आती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विभव बल, बी गुरुत्व बल, सी स्प्रिंग बल, डी प्रत्यास्थता या प्रत्यायनन बल, डी ई गतिज बल। तो क्या होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी प्रत्यास्थता या प्रत्यायनन बल कहते हैं। अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 कहता है कि एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है। ऑप्शन ए बक्से की खिसकाने पर, बी बक्से को खिसकाने की दूरी पर, सी बक्से की गति पर, डी बक्से की गति दिशा पर, ई इनमें से कोई नहीं। तो किस पे निर्भर करता है जी? ए करता है बक्से के खिसकाने की दूरी पर, कितनी दूरी पर हम लोग खिसका रहे हैं इस पे निर्भर करेगा। एक समान समतल आंगन में सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य
कार्य की मात्रा किस पर निर्भर करता है? बक्से की खिसकाने की दूरी पर। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 139 कहता है कि यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो यह वस्तु क्या होगा? ऑप्शन ए धीमी होकर रुक जाएगी, बी अपनी गति की दिशा बदल देगी, सी समान रूप से त्वरण करती रहेगी, सी सतत वेग से चलती रहेगी। तो क्या होगा? जब कोई बाले उस पर काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो लगातार यानी सतत वेग से चलती रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 कहता है यदि भार एवं आयास क्रमशः W एवं P हो तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है P/W, बी P इंटू डब्ल्यू, सी W/P, डी बराबर क्या होता है P² बट्टा में W। तो याद रखिएगा कि लाभ बराबर क्या होता है जी? लाभ बराबर होता है W/P। क्या होता है? W/P। तो W का मतलब क्या हुआ कि उसके द्वारा उठाए गए भार, नहीं, अब P का मतलब क्या होता है? आयास। क्या होता है? आयास। भार बट्टा आयास होता है, याद रखिएगा, भार बट्टा आयास होता है। लाभ बराबर क्या होता है कि भार बट्टा आयास। ठीक है, यानी W/P। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि किस प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाली बिंदु को कहते हैं? ऑप्शन ए दोलन की केंद्र, बी निलंबन का केंद्र, सी द्रव्यमान का केंद्र, डी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हम लोग का 147। 147 कहता है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी बढ़ेगा और फिट रहेगा, डी स्थिर रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा स्थिर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर पर सेकंड में लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 25, बी 1, सी 5, डी 11। तो कितना होता है? सबको पता है कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड में होता है, लेकिन यहाँ पे 11.2 नहीं दिया, लेकिन 11 तो दिया ना जी, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है, कितना होता है? तो ऑप्शन ए में कहा 11.2 मीटर इंटू सेकेंड -1, बी में कहता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं, सी में कहता है 1.12 किलोमीटर पर सेकेंड, डी में कहता है 112 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या होता है जी? इसमें होता है आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब चीज, देखिएगा बार बार। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? कोणीय वेग की इकाई कौन सी है इसमें? तो ऑप्शन ए बी मीटर पर मिनट, बी में कहता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी में कहता है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डी में कहता है रेडियन पर सेकेंड। तो कोणीय वेग का सही मात्रा जो होता है रेडियन में होता है। क्या? रेडियन वेग मानी रेडियन पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 151। कहता है कि एक मैकेनिक एक पीतल के पल्ग को, ठीक है, एक पीतल के पल्ग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब, इसकी पकड़ कब बनेगी जी? जब ए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है स्टील के प्लेट को सूखे बर्फ से ठंडा किया गया हो, बी में कहता है पीतल का प्लग ठंडा और स्टील के प्लेट गर्म की गई हो, सी प्लग और प्लेट दोनों को उच्च तापमान पर गर्म किया गया हो, डी पीतल का प्लग गर्म किया गया हो और स्टील के प्लेट को ठंडा किया गया हो। तो इस कब होगा जी स्ट्रॉन्ग जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीतल का प्लग को ठंडा किया गया हो, स्टील के प्लेट को गर्म किया गया हो, तब क्या होगा? तब जाकर उसकी अच्छी पकड़ बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 में कहता है कि किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है
तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है पिंड गतिशील है। ऑप्शन ए में बोला कि समान त्वरण, बी समान वेग, सी बदलते हुए त्वरण, डी शून्य त्वरण। तो कब होता है जी? समान त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। कहता है कि वर्नियर की अल्पमांक की व्याख्या है। वर्नियर याद रखिएगा, वर्नियर बार बार क्वेश्चन पूछता है वर्नियर के बारे में। ऑप्शन ए मुख्य पैमाने का एक खाने का मान गुना वर्नियर के कुल खानों की संख्या। बी में कहता है वर्नियर के कुल खानों की संख्या और मुख्य पैमाने का एक खाने का मान का अनुपात। सी में कहता है मुख्य पैमाने का एक खाने का मान और वर्नियर के कुल खानों की संख्या का अनुपात। डी में कहता है वर्नियर की कुल खानों की संख्या तथा वर्नियर और मुख्य दोनों पैमानों की कुल खानों की संख्या का अनुपात। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुख्य पैमाने के खाने का मान और वर्नियर के कुल खानों की संख्या का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा कि वर्नियर का अल्पमांक बराबर होता है मुख्य पैमाने का एक खाने का मान बट्टा वर्नियर पैमाने का कुल खानों की संख्या। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 156। किसी पिंड का गुण धर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में से स्वतंत्र है डैश है। ऑप्शन ए में कहता है घनत्व, बी में कहता है भार, सी आयतन, डी सन्निहित। तो क्या होता है? किसी पिंड के गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है वह किसके कारण है? अपने सन्निहित के कारण है। ठीक है, अपने सन्निहित यानी मास के कारण। सन्निहित का मतलब क्या समझते हैं जी? मास। क्या सीखे हैं? मास के कारण होता है। ठीक है, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157। कहता है कि चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका समवेग ज्यादा होगा? ऑप्शन ए कार का, बी रेल इंजन का, सी दोनों का समान, डी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा जी? रेल इंजन का। क्या होगा? रेल इंजन का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 और ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। देखिए कहता है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन ए अति चालकता के अनुसंधान में, बी पनडुब्बियों के चलाने में, सी फ्रस्ट युक्त रेफ्रिजरेटरों में, डी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो क्रायोजेनिक करते हैं हम लोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें करते हैं? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो आज हमने देखा इस चैप्टर का 100 वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मेरी प्रयास यही है कि फिजिक्स आपको टोटल का टोटल कंप्लीट कराई जाए, वो भी बेहतरीन ढंग से MCQ के माध्यम से। तो देखते हैं, देखिए अगर मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।